संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणुजा अस्मि। अद्य शास्त्रे प्रथमखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि विरचित शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य महाकवि माघस्य प्रकृतिचित्रण उपस्थापय यदा संक्षेपेण। तो बच्चों ध्यान देना, हम संस्कृत में पीडीएफ सब बना करके दिए हैं आपको, ये प्रकृति चित्रण सब संबंध में। आज मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ। माघ का प्रकृति वर्णन क्या है? तो कृत्रिमता से भरा हुआ है। माघ का प्रकृति वर्णन कृत्रिमता से भरा हुआ है, अर्थात परिपूर्ण है। चतुर्थ सर्ग के प्रकृति वर्णन में माघ दूर दूर तक कल्पना और, अर्थात चतुर्थ सर्ग के प्रकृति वर्णन में माघ दूर की कल्पना और यमक में फंस गए हैं। तो खष्ट सर्ग के प्रकृति वर्णन में क्या किए? पूरा सर्ग यमक से भरा है, परंतु फिर भी खष्ट सर्ग का प्रकृति वर्णन सरस है। नवम सर्ग का सूर्यास्त वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रभात वर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत लदा हुआ है, अर्थात भरा हुआ है। माघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति है, उद्दीपन पक्ष की प्रकृति है, और वह भी श्रृंगार की प्रकृति जैसे, किंतु बीच बीच में वियोग के चित्र भी आ जाते हैं। माघ का प्रकृति वर्णन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। यमक प्रकृति वर्णन, श्रृंगारी अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति वर्णन और अप्रस्तुत प्रकृति वर्णन। प्रथम प्रकार में आने वाला चतुर्थ सर्ग का प्रकृति वर्णन अच्छा नहीं कहा जा सकता बच्चों, ध्यान देना, जबकि छठे सर्ग का प्रकृति वर्णन सुंदर है। इस छठे सर्ग में दूसरी 2 कोटियों के श्रृंगार का भी समावेश है। यमक श्लेष और श्रृंगारी अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का कितना सुंदर, अर्थात सुंदर वर्णन है। यदि अब चमकती हुई चंचल बिजली वाले सघन बादलों से भरी मेघ पंक्ति अपने उचित, अर्थात समय पर ठीक उसी तरह उपस्थित होते जैसे चंचल नेत्रों वाली नायिका। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि प्रातः काल में चंद्रमा के पश्चिम दिशा से उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि माघ के दूसरे ढंग के अप्रस्तुत विधान के प्रकृति वर्णन एकादश सर्ग में अधिक सुंदर बन पड़े हैं। प्रातःकालीन सूर्य का बाल रूप में चित्रण कवि ने सरस हृदय का परिचायक है। यदि इस श्लोक के माध्यम से उदय शिखरी श्रृंगार इत्यादि एवं उदयाचल के, कह रहे हैं कि शिखर रूपी, उदयाचल के शिखर रूपी आंगन में रेंगता घुटनों के बल चलता हुआ कमलनियों के द्वारा, क्या तो कमल रूपी मुख के हास्य का साथ देखा गया, क्या तो कोमल हस्ताग्र अनुसरण किराग्र, अर्थात किरणाग्र बाल सूर्य पक्षियों के कलरव के द्वारा बुलाती हुई, क्या तो मातृतुल्य अर्थात आकाश की गोदी में जा रहा है। इस पद्य में श्लेष अतिशयोक्ति तथा रूपक का शंकर पाया जाता है। अब पुनः कहते हैं रविबतक पर्वत के संबंध में, चूंकि हमारे महाकवि माघ के रविबतक पर्वत से बहुत लगाव है, बहुत स्नेह है, लगता है कि जैसे उनका जन्म स्थान वही है। और कह रहे हैं कि रविबतक
से बहने वाली जो नदियां हैं, वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देते हुए कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, अपशंक मंग परिवर्तनों इत्यादि। यद पहाड़ी नदियों क्या कहते हैं, तो कल कल शब्द करती हुई बह रही है, ये निडर होकर उसकी रैबतक की गोद में लेटा करती है, अतः वे रैबतक की बेटियां हैं। क्या है? बेटियां हैं। आज वे अपने पति समुद्र से मिलने जा रही है और इस कारण रैबतक चिड़िया के करुण स्वर के द्वारा जाना पड़ता है कि वह प्रेम के कारण वशीभूत, अर्थात प्रेम के कारण हो रहा। क्या कहना होगा? माघ के प्रकृति का वर्णन खास सौंदर्य अप्रस्तुत विधान पर ही आधारित है। यदा संस्कृताय नमो नमः।